हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 29 सितंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 29 सितंबर 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल से आपको समझाई जाएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कल के रिविजन से। कल हम लोगों ने पढ़ा था, कल बोले तो सैटरडे को, है ना। संडे को लाइव टेस्ट होता है आपका, वीकली टेस्ट, तो आप उसको लाइव वाले सेक्शन में जाकर के देख सकते हो चैनल पर। तो सप्ताह भर का रिविजन होता है आपका लाइव, ठीक है। तो सैटरडे को हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था कि 26 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व पर्यावरणीय स्वास्थ्य दिवस और विश्व गर्भ निरोध दिवस मनाया गया। 2 दिवस मनाए गए थे। इसके अलावा 7वां फ्यूचर फूड फोरम ये आयोजित किया गया दुबई यूएई में। दुबई यूएई में स्टैनफोर्ड और आर्क इंस्टीट्यूट ने विश्व का पहला एआई जनरेटेड जीनोम बनाया हुआ है। और पीएम मोदी ने अभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो 2025 का उद्घाटन किया उत्तर प्रदेश में, जिसमें भागीदार देश रूस को चुना गया था। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत पीएम मोदी जो हैं ये बिहार की 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए। आईसीसी ने प्रशासनिक संबंधी मुद्दों पर अभी इस विफलता पाने के कारण अमेरिका के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया है। इसके अलावा साई पल्लवी को कलैमा मनी पुरस्कार 2021 से लेकर 2023 तक के लिए सम्मानित किया है और एसजे सूर्या को भी सम्मानित किया गया है। इसके अलावा कर्नाटक सरकार ने नवाचार और रोजगार सृजन के लिए लीप योजना शुरू की हुई है। डीआरडीओ ने ट्रेन पर अभी अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण किया है। चलती ट्रेन से मिसाइल का ये पहला परीक्षण था। टेस्ट मैच खेल चुके पहले भारतीय बन गए हैं रविचंद्रन अश्विन, जो किसी विदेशी क्रिकेट लीग को ज्वाइन करेंगे। ये बिग बैश लीग खेलने जा रहे हैं, जिसमें सिडनी थंडर की तरफ से ये खेलेंगे। तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे लास्ट वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन। अब हम लोग आज की करंट अफेयर को डिटेल के साथ पढ़ेंगे, लेकिन एक बहुत जरूरी सूचना। साथियों, नवरात्रि ऑफर जो चल रहा था उसका कल आखिरी दिन है। तो जिन जिन लोगों ने अभी तक इसका फायदा नहीं उठाया है, फटाफट से इसका फायदा उठाइए। दुर्गा कूपन कोड यूज कीजिए और एमजेटी ऐप पर अवेलेबल जितने भी वीडियो कोर्स हैं सभी पर आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। जो भी ई बुक्स हैं उन पर भी आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। हर प्रकार की ई बुक मिलेंगी आपके एग्जाम के रिलेटेड। आप जाकर के एक बार चेकआउट कीजिए। यहाँ पर मैं एक बार में सबका नाम भी नहीं ले पाऊंगा, ठीक है ना। तो एमजेटी ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है, टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। और अरत्ताई ऐप जो कि अपना स्वदेशी ऐप है सोशल मीडिया, उसको भी आप ज्वाइन करना शुरू कर दीजिए। अब से अरत्ताई जो है इसी पर अपना चैनल रहेगा। अरत्ताई पर मैंने नया चैनल बनाया हुआ है, बहुत सारे लोगों ने आप में से ज्वाइन किया है। अब से जो वन लाइनर आता था वो इसी पर आएगा, ठीक है, अरत्ताई पर ही। तो अरत्ताई चैनल का लिंक मैंने टेलीग्राम पर भेज दिया है और अक्सर मैं भेजता भी रहता हूँ और भेजूंगा भी। नीचे एक पिन कमेंट भी चेक कर लेना, उसमें भी आपको अरत्ताई के चैनल का, अपना चैनल जो है उसका लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ पर ज्वाइन कीजिए, वन लाइनर आपको वहीं पर भेजा जाएगा डेली का डेली। पहला क्वेश्चन, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया? तो वर्ल्ड टूरिज्म डे ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। दुनिया भर में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। टूरिज्म यानी पर्यटन। पर्यटन एक ऐसी इकोनॉमी होती है साथियों, बहुत सारे देश जो हैं वो केवल पर्यटन पर भी निर्भर हैं। आप जानते हो, जैसे मालदीव हो गया, है ना, मालदीव हुआ, थाईलैंड हुआ, ऐसे बहुत सारे देश हैं, श्रीलंका वगैरह हो गए, नेपाल हो गया, अपना देख लो। ये सब देश पर्यटन पर ही ज़्यादातर डिपेंडेंट है कि इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा पर्यटन से आता है। तो ऐसे ही दुनिया भर में बहुत सारे देश में पर्यटन है, पर्यटन के स्थल हैं। उनको जिंदा रखने के लिए और दुनिया में लोगों को ये प्रोत्साहित करने के लिए, भाई घूमो, घर पे बैठे बैठे बोर हो रहे हो, घूमो। तो वो घूमने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिवस मनाया जाता है। 27 सितंबर को प्रत्येक दिन चुना गया है। इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें होता है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, ध्यान रहे, ये यूएनडब्ल्यूटीओ है, एक ऐसे ही मिलती जुलती संस्था है डब्ल्यूटीओ। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कंफ्यूज मत होना। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, इसका हेडक्वार्टर बड़ा पूछा जाता है। डब्ल्यूटीओ और यूएनडब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर बहुत पूछा जाता है, क्योंकि उसको भी पता है, अगर भाई वो भी तो एग्जाम क्वालिफाई करके गया है ना, उसको पता है कहाँ कहाँ गलती करते थे और कहाँ गलती अब आने वाले स्टूडेंट करेंगे। तो अगर वो पूछता है कि यूएनडब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, तब तो आप बताना कि मैड्रिड स्पेन में है। कहाँ पर है? मैड्रिड स्पेन में है। और अगर तो वो पूछता है कि सिर्फ यूएन ना लगाए आगे, अगर वो डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर पूछ लिया कि बताइए डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये आप बताओगे जिनेवा में। कहाँ पर? जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में।
याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ कन्फ्यूजन हो सकती है इसीलिए मैंने आपको बता दिया, अभी से आप कन्फ्यूजन क्लियर करके चलो। इस बार की थीम रखी गई है टूरिज्म एंड सस्टेनेबल चेंज। थीम भी इसकी पूछी जाती है। 27 सितंबर को पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब सितंबर महीने के अभी तक आए हुए महत्वपूर्ण दिवस, आज इनका करेंगे रिवीजन। तो 1 सितंबर को एनसीईआरटी स्थापना दिवस, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 1 से 7 सितंबर राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, 5 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 6 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस, 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 10 सितंबर आत्महत्या रोकथाम दिवस, 11 सितंबर दिग्विजय दिवस, 13 सितंबर विश्व प्राथमिक उपचार दिवस, 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस और 15 सितंबर राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस। 15 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस और 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस। इसके अलावा 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस, 21 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, 21 सितंबर विश्व अल्जाइमर दिवस, 23 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, 25 सितंबर अंत्योदय दिवस, 26 सितंबर पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस और 26 सितंबर विश्व गर्भ निरोधक दिवस। ठीक है, सबकी थीम आपको यहाँ पर दी गई है। अच्छा, संकल्प बैच में मैंने दिवस थीम का पीडीएफ पूरा पूरा एक साथ कंपाइल करके अपलोड करा दिया है, क्योंकि उसमें मैं क्या ही बताऊंगा दिवस में। ठीक है ना, तो दिवस वाला पूरा पूरा पीडीएफ है और वो पीडीएफ से आप रीड कर सकते हो। बाकी चीज़ों की टॉपिक वाइज आपको क्लासेस दी जा रही हैं। ठीक है, संकल्प बैच में। अगला, हाल ही में फीफा ने विश्व कप 2026 के लिए शुभंकर के रूप में क्या लॉन्च किया? तो फीफा विश्व कप 2026 के लिए शुभंकर लॉन्च किया है और ये शुभंकर है क्लच द बाल्ड ईगल, मेपल द मूस, जायू द जैगुआर। ये तीनों को नियुक्त किया है। ठीक है, तीनों को बनाया है अपना शुभंकर। शुभंकर यानी मस्कट। ठीक है, आप ये देख पाओगे इमेज में, ये तीनों ही मस्कट है। अब 3 क्यों चुने गए? तो देखिए, आप जानते होंगे इस बार का जो फीफा वर्ल्ड कप है ना, फीफा जो वर्ल्ड कप है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, तो ये जो फीफा वर्ल्ड कप है इस बार का 2000 जो होने वाला है 26 में, ये होगा 3 देशों में। 3 देश कौन कौन से? यूएसए में, कनाडा में और मैक्सिको में। मैक्सिको में ये 3 बड़े देश हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के। तो तीनों बड़े देशों में आयोजित किया जाएगा फीफा। अब 3 देशों में आयोजित किया जाएगा तो तीनों में लड़ाई ना हो भाई, सब लोग अपने कल्चर के हिसाब से, अपने जगह के हिसाब से कोई एक फेमस चीज़ को मस्कट बनाते हैं, एक समझ लो कि निशानी बनाते हैं, है ना, उसका एक चिन्ह कह सकते हो, परिपाटी। अब शुभंकर का क्या मैं हिंदी बताऊँ आपको। तो अब यूएसए ने अपना बताया, कनाडा ने अपना बताया और मैक्सिको ने अपना बताया। इस हिसाब से ये 3 के 3 मैक्स हो गए मस्कट। ठीक है, तो देखो क्लच द बाल्ड ईगल जो है ये अमेरिका का है। ये क्या डिनोट करता है? ये डिनोट करता है साहस, जिज्ञासा और समावेशिता, इसका प्रतीक है। कनाडा ने बताया मेपल द मूस, प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विविधता का ये प्रतीक बताता है। मैक्सिको ने अपना बताया जायू द जैगुआर। ठीक है, तो ये भी याद रखना, ईगल, मूस और जैगुआर, ये तीनों यहाँ पे इन लोगों ने अपना मस्कट चुना है। ये दक्षिणी मैक्सिको की जंगल और प्राचीन विरासत और रंगीन परंपराओं को प्रतीक है। ठीक है, तो ये 3 होंगे मस्कट फीफा वर्ल्ड कप के। अब आते हैं फीफा वर्ल्ड कप के बारे में। ये 11 जून से 19 जुलाई तक 2026 में खेला जाएगा। पिछला वाला जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो कहाँ हुआ था? कतर में हुआ था 2022 में। जो भी इंटरनेशनल लेवल के गेम होते हैं वो 4-4 साल के अंतराल पर खेले जाते हैं। तो पिछला वाला जो हुआ था वो हुआ था कब? 2022 में कतर में हुआ था। जीता किसने था? अर्जेंटीना ने जीता था। ठीक है, फ्रांस को हरा करके। फ्रांस जब हारी यानी उपविजेता रही, उसके पहले वो विजेता थी। मतलब फ्रांस 2018 वाला जब हुआ था उसमें विजेता थी, उसमें हराया था क्रोएशिया को उसने। 2018 वाला कहाँ हुआ था? मॉस्को रसिया में हुआ था। तो चलिए फिर से आपका रिवाइज करा देता हूँ एक लाइन से, ठीक है, कंफ्यूज ना होना। 2018 का हुआ मॉस्को में, रूस में, जिसको जीता फ्रांस ने क्रोएशिया को हरा करके। फिर 2022 में हुआ कतर में, जिसको जीता अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा करके। उसके बाद फिर अभी जब हो रहा है ये 3 देशों में हो रहा है, 2026 में होगा। ठीक है ना, 11 जून से शुरू होगा, जिसका ये मस्कट लॉन्च किया गया है। फीफा के बारे में अगर बात करें तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना इसकी 1904 में हुई थी। अच्छा, स्थापना पूछा जाए कहाँ हुई थी, तब तो आप बताना पेरिस में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पेरिस में हुई थी। लेकिन अगर हेडक्वार्टर पूछा जाए तो याद रखना हेडक्वार्टर इसका ज्यूरिख में है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। ठीक है, पेरिस फ्रांस की राजधानी है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, तो यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, एक चीज़ और, इसके अध्यक्ष कौन है? गियानी इन्फेंटिनो। गियानी इन्फेंटिनो, इन्फेंटिनो। ठीक है, सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है फीफा? ब्राज़ील ने जीता हुआ है। अगला देखते हैं,
भारत के किस प्रसिद्ध मंदिर में तीर्थ यात्रियों के लिए भारत का पहला एआई आधारित कमांड सेंटर स्थापित किया जाएगा? किस प्रसिद्ध मंदिर में एआई जनरेटेड या एआई ऑपरेटेड कमांड सेंटर होगा? तो ये होगा तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम में। तिरुपति देवमाला देवस्थानम में। ये वही है जो अपने प्रसादम के लिए अभी बीच में चर्चे में आया था, जिसमें चर्बी युक्त लड्डू की बात की गई थी कि उसमें चर्बी युक्त यूज किया गया है। तो उस पर खैर जांच वगैरह भी चली, इस पर मैंने आपको वीडियो भी दिया था, एक आज से 1 डेढ़ साल 2 साल पहले की बात है। तो तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम जो कि आंध्र प्रदेश की एक बहुत ही प्राचीन बहुत ही फेमस मंदिर है, समझ लो आपकी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो गैदरिंग होती है मंदिरों में ना या देवस्थानों में, उनमें से एक ये भी गिनी जाती है, तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम। तो अब यहाँ पर तीर्थ यात्रियों के लिए भारत का पहला एआई आधारित कमांड सेंटर होगा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस से आपका चेहरा स्कैन करके आपको रिकॉग्नाइज करेगा। ये आप समझ रहे हो कि जो मूवीज़ वगैरह में देखते हो हॉलीवुड की, जो साईफाई मूवीज़ में होता है कि आपका चेहरा देखकर ही पूरा डिटेल आ जाता है, वैसे ही कुछ ये भी होगा। और आने वाला फ्यूचर यही है, समझो आने वाले दिनों में आप देखोगे यही टेक्निक एयरपोर्ट्स पर यूज़ की जाएगी, मतलब जहाँ पर भी ज़्यादा गैदरिंग होती है, स्टेशन पर, ठीक है। खैर स्टेशन वगैरह तक आने तक तो हो सकता है 2050 आ जाए, लेकिन ये चीज़ें होंगी आगे। तो खैर ये मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू जी ने आंध्र प्रदेश में इसको 25 सितंबर में लॉन्च किया है। ये विश्व के सबसे व्यस्ततम धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है, तिरुपति तिरुमाला। तो यहाँ पर एनालिटिक्स, ड्रोन निगरानी, फेशियल रिकॉग्निशन, इन सब टेक्निक का यूज किया जाएगा। एक और जरूरी बात, संकल्प बैच भी आप अभी ज्वाइन कर सकते हो। संकल्प बैच के तहत आपको इंडिया का बेस्ट करंट अफेयर प्रोवाइड किया जा रहा है, टॉपिक वाइज करंट अफेयर प्रोवाइड किया जा रहा है, और स्टैटिक जीके भी आपको टॉपिक वाइज प्रोवाइड किया जा रहा है। इसमें वीडियो कोर्स में आपको वीडियो क्लासेस मिलती हैं, उसकी क्लास नोट्स मिलती है, इसके अलावा ई बुक्स भी जो मंथली मैगजीन होती है वो भी मिलती है आपको, और भी आने वाले जो प्रैक्टिस सेट भी हैं वो भी कराए जाते हैं, मैराथन वगैरह। इसके अलावा ट्रेनिंग टॉपिक्स पर भी जो इंपॉर्टेंट वीडियो है, जहाँ से एग्जाम में ओरिएंटेड क्वेश्चन आपके डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, वो भी आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। और ये सब दिया जाता है लाइफ टाइम वैलिडिटी के लिए। तो आप इसमें एक बार इन्वेस्ट कीजिए और उसके बाद भूल जाइए करंट अफेयर का टेंशन। आपको निश्चिंत होकर करंट अफेयर पढ़ना है केवल इसी बैच से, ठीक है। तो इस बैच को आप ले सकते हो। 30+ स्टैटिक जीके की क्लासेस मंथली, इसमें ये सब चीज़ें हैं, लाइफ टाइम इसमें वैलिडिटी है, और जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक का कंटेंट आएगा। ऐसे ही यूपीएसआई, एमपीएसआई, दिल्ली पुलिस एसआई और बिहार एसआई, इन सब के लिए आप मूल विधि और संविधान की ई बुक ले सकते हो, क्योंकि इस बार ये 3 नए कानून जुड़े हैं, और इन तीनों नए कानूनों की कहीं पर भी कोई भी व्याख्यात्मक ऐसी ई बुक नहीं अवेलेबल है। इस ई बुक को तो आपको जरूर लेना चाहिए अगर आप एसआई लेवल के एग्जाम की तैयारी करते हो। तो एनजेटी ऐप पर ये आपको चीज़ें मिलेंगी और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो इन सब का फायदा अभी दुर्गा कूपन कोड यूज करके नवरात्रि ऑफर के तहत ले डालो, है ना। दुर्गा कूपन कोड यूज करके फेस्टिवल सीजन में इसको ले डालो और पढ़ाई शुरू करो, ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक वगैरह सामान, मोबाइल वगैरह तो बहुत ऑर्डर करते होगे बिग बिलियन डे सेल में, और इसके अलावा अमेजोन वाला क्या चलाता है, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल वगैरह करके ये सब सेल आती है, तो उसमें ये सब फर्जी वाली चीज़ें खरीद लेते हो। लेकिन पढ़ाई लिखाई वाली चीज़ें जो खुद पर इन्वेस्ट करने वाली है, जो आपका भविष्य बनाने वाली है, उसको कम लेते हो आप। हाल ही में किस देश ने 2030 तक समृद्ध ईंधन चक्र वाले विश्व की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है? ये दुनिया की पहली क्लोज्ड फ्यूल साइकिल न्यूक्लियर पावर सिस्टम होगा, 2030 तक बनकर तैयार होगा। रसिया ने इसका अनाउंसमेंट किया है। देख रहे हो, रसिया जो है ना, ये टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे रहता है। मतलब वो चीज़ें करते सभी लोग हैं, लेकिन सबसे पहले करता रसिया है। आप अक्सर देखोगे, नोटिस करोगे ना, सबसे पहले ही रहता है रसिया मैक्सिमम मामलों में। खैर, रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की है कि ये बनाने जा रहे हैं दुनिया का पहला क्लोज्ड फ्यूल साइकिल न्यूक्लियर पावर। मतलब आप समझो भाई, कोई भी ईंधन हो, जलेगा तो उसमें राख निकलती है, आसान भाषा में समझो, मतलब वेस्टेज निकलता है। तो यानी कि उसकी एक लिमिट होती है कि ये इतना यूज हुआ, फिर ये इतना, ये जो वेस्टेज निकला उसके बाद ये खत्म हो गया। लेकिन क्या हो जब कह दिया जाए कि ये रिसाइकल वाला सिस्टम हो जाएगा, मतलब जो वेस्ट निकल रहा हो वो फिर से वही काम करने लगे। ये तो ऐसा हो जैसे मोटर घूमने जैसा, कि आप यहाँ से निकले, उसके बाद आकर के आप फिर यहीं पर आ गए, फिर आप ऐसे करते गए। तो यही क्यों हुआ, रिसाइकलिंग, आपकी साइकिलिंग बार बार हो रही है। तो यही रिसाइकलिंग न्यूक्लियर की अगर होने लगी तब क्या हो, एक तो न्यूक्लियर फ्यूल वैसे ही इतना लंबा चलने लिए जाना जाता है, इतनी ज़्यादा उसमें एनर्जी होती है। जब उसी को कोई ये कह दे कि वो क्लोज्ड फ्यूल न्यूक्लियर चीज़ बनाएगा,
कि मतलब वो न्यूक्लियर जब तो ख़त्म होता था कितने लंबे सालों के बाद, अब वो फिर से रिसाइकल हो सकेगा, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये कहा है व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को में कि 95% तक खर्च हो चुका ईंधन का पुनः उपयोग कर किया जा सकेगा, जिससे जो रेडियो एक्टिव अपशिष्ट हैं इसमें कमी आएगी। मतलब कि रेडियो एक्टिव जो अपशिष्ट हो जाते हैं, बच जाते हैं कचरे, तो वो ऐसे फुले रह जाते हैं, तो उनमें भी कमी आएगी, उन अपशिष्ट का फिर से यूज किया जाएगा। और साथ ही साथ यूरेनियम की डिमांड भी कम हो जाएगी। जो लोग यूरेनियम खत्म कर लेते हैं तो फिर से यूरेनियम खरीदना पड़ता है, वो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये रिसाइकलिंग वाला सिस्टम आ जाएगा। ठीक है, मॉस्को राजधानी होती है, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, रूबल यहाँ की करेंसी होती है रूस की। रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है। रूस और तुर्की दो ऐसे देश हैं जो दो दो महाद्वीपों का हिस्सा है। रूस और तुर्की को अगर आप मैप में देखोगे तो वो एशिया महाद्वीप में भी हैं और वो कुछ हिस्सा अपना रखते हैं यूरोप महाद्वीप में भी, ये भी याद रखना। वर्ष 2025 में कुल कितने भूवैज्ञानिकों को राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार से इस बार टोटल 20 वैज्ञानिकों को, 20 जो भूवैज्ञानिक हैं, जियो साइंटिस्ट हैं, उनको दिया गया है। जियोलॉजिकल साइंटिस्ट को ये अवार्ड है। ठीक है, किसने दिया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने दिया, राष्ट्रपति भवन में दिया नई दिल्ली में। राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2024 के लिए दिया, 2025 में आकर दिया। ठीक है, मतलब 2024 में जो उल्लेखनीय उन्होंने कार्य किए भूविज्ञान के क्षेत्र में, उसके लिए दिया गया है। अब इसमें 9 को तो व्यक्तिगत पुरस्कार दिया गया, 3 टीम को पुरस्कार दिया गया है, और ये 3 श्रेणियों में प्रत्येक वर्ष दिए जाते हैं। इसमें आजीवन उपलब्धि का पुरस्कार मिला है प्रोफेसर श्याम सुंदर राय को, और युवा भूवैज्ञानिक का पुरस्कार मिला है सुशोभन नियोगी को। इसके अलावा राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार बाकी लोगों को दिया गया है, कई लोगों को। ठीक है, उनको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। 1966 में खनन मंत्रालय द्वारा ये शुरुआत की गई थी। अगला, भारत की प्रमुख विज्ञापन नियामक संस्था एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो ये अध्यक्ष बनाए गए हैं सुधांशु वत्स। सुधांशु वत्स, आप ये आर्टिकल देखिए, सुधांशु वत्स नेम्ड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ ASCI यानी कि एडवर्टाइजिंग काउंसिल, स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। अच्छा, इसमें उपाध्यक्ष भी बनाए गए हैं। उपाध्यक्ष बनाया गया है किसे? एस सुब्रमण्येश्वर को, और परितोष जोशी को मानद कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इसकी 39वीं आम बैठक थी, यानी AGM मीटिंग थी, एनुअल जनरल मीटिंग, उसमें यह फैसला लिया गया। इसको स्थापित हुए 40 साल हो गए, 40 साल हो गए, तभी तो एनुअल जनरल मीटिंग 39वीं है ना, मतलब 1 साल पर यहाँ पर जो पहली बैठक होती है, तो उसमें ये फैसला लिया गया, नए अध्यक्ष बनाए गए। हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रयास नाम का एक नया एकीकृत न्यूरो पुनर्वास केंद्र शुरू किया, यानी कि इंटीग्रेटेड न्यूरो रिहैबिलिटेशन सेंटर स्थापित किया है? नाम है इसका प्रयास। इसकी शुरुआत की है आयुष मंत्रालय ने। आयुष आप जानते हो, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। आयुष मतलब आयुर्वेदा, योग चिकित्सा, यूनानी चिकित्सा, सिद्ध चिकित्सा और होम्योपैथी, इनके लिए एक मंत्रालय बनाया गया है। वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है, उसी ने अभी भारत का पहला एक नया इंटीग्रेटेड न्यूरो रिहैबिलिटेशन सेंटर स्थापित किया है। नाम इसको दिया है प्रयास। ठीक है, नाम क्या दिया है? प्रयास। तो गोवा में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद की अभी जो यूनिट है उसमें स्थापित की गई है। वहीं पर आयुर्वेद दिवस अभी आयोजित किया गया था। मैंने आपको बताया भी था कि आयुर्वेद दिवस इस बार फिक्स कर दिया गया है, ये पॉइंट याद रखना। 23 सितंबर को अब से फिक्स डेट कर दी गई है। किसके लिए? किसके लिए? आयुर्वेद दिवस के लिए, आयुर्वेद दिवस के लिए। नहीं तो अब तक हम लोग कब मनाया करते थे? धन्वंतरी जी के, भगवान धन्वंतरी की याद में उनके जयंती पर हम लोग मनाया करते थे, जिसे धनतेरस कहते हो आप। तो आप जानते हो दीपावली और धनतेरस शिफ्ट होता रहता है, अलग अलग डेट पर पड़ता रहता है हर साल। लेकिन इस बार पहली बार फिक्स डेट कर दिया गया है, अब से 23 सितंबर को ही मनाया जाएगा। तो इस बार पहला आयोजन गोवा में आयोजित हुआ और वहीं पर प्रयास नाम का ये लॉन्च किया गया। ठीक है, ये क्या करेगा? ये पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों को जोड़ेगा। आयुर्वेद, फिजियोथेरेपी, योग, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और आधुनिक बाल चिकित्सा इसमें शामिल होंगे, और होलिस्टिक न्यूरो रिहैबिलिटेशन होगा ये। ठीक है, चलिए अगला। हाल ही में किस खाड़ी में स्थित भारत के पहले डुगोंग रिजर्व को वैश्विक मान्यता प्रदान किया गया? देखो, वैश्विक डुगोंग या कहे डुगोंग रिजर्व, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, भारत का पहला डुगोंग रिजर्व ये बना था पाक की खाड़ी, जिसे पाक जल डमरू मध्य भी कहते हैं, पाक जल डमरू मध्य भी कहते हैं। ठीक है, डमरू
मध्य भी कहते हैं। ये कहाँ स्थित है? ये पाकिस्तान में नहीं है, ये तमिलनाडु में स्थित है। ये भारत और श्रीलंका के बीच में पाक की खाड़ी या पाक जलसमूह में स्थित है। वहीं पर डुगोंग नेशनल पार्क बनाया गया है, डुगोंग के लिए, या रिजर्व बनाया गया है, रिजर्व संरक्षण क्षेत्र बनाया गया है, और ये समुद्र के अंदर है। ठीक है ना। तो ये भी मैंने क्वेश्चन बताया था कि आपको कि भारत का पहला समुद्र के अंदर डुगोंग रिजर्व कहाँ पर बना है, या समुद्र के अंदर नेशनल पार्क कहाँ पर है। ये भी क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जा सकता है, और मैंने कराया है कुछ पहले, ऐसे बताया था मैंने। तो अब इसी को वैश्विक मान्यता मिल गई है। तो ये डुगोंग के लिए है। डुगोंग क्या है पहले इसको समझ लो, नहीं तो कुछ लोग सोच रहे होंगे ये डुगु डुगु क्या कह रहे हैं कब से। डुगोंग जो है एक समुद्री प्राणी होता है, स्तनधारी समुद्री जीव होता है। अभी मैं इमेज भी लगा दूंगा एडिटिंग के टाइम पर। तो वो कुछ इसी प्रकार से होता है। ठीक है, जैसे आप जैसे आप समझते हो डॉल्फिन है ना, वैसे ही। तो डॉल्फिन रिजर्व आप जानते हो, गंगा डॉल्फिन सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है? पटना में डॉल्फिन का संरक्षण केंद्र खोला गया है बिहार में। और सबसे ज़्यादा गंगा डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे ही ये डुगोंग है, वहाँ पर डुगोंग सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। उनके लिए संरक्षण रिजर्व स्थापित किया गया है तमिलनाडु में, 2022 में स्थापित किया गया था। देखिए, हाँ मैंने बताया ना, 2 साल हो गए शायद, मैंने आपको ये बताया था क्वेश्चन। इसको वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत स्थापित किया गया था। अब इसको विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 में अबू धाबी में भी दिखाया गया, और इसके बारे में अब वैश्विक मान्यता मिल गई है। ठीक है, तो ये 12,250 हेक्टेयर समुद्री घास के मैदानों में फैला है, वहाँ पर डुगोंग रहते हैं। इसे IUCN की रेड सूची में शामिल किया गया है। ये बहुत पूछा जाता है। IUCN की रेड लिस्ट होती है, रेड सूची होती है। एक बार तो क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से IUCN की कौन सी सूची होती है? तो IUCN की रेड सूची होती है, उसमें पीली, गुलाबी, हरी ऐसे अलग अलग ऑप्शन दिए गए थे। तो IUCN की रेड सूची होती है। जब कोई जीव खतरे के स्थान पर होता है, मतलब कि वो विलुप्त होने के कगार पर होता है, तो उसे IUCN के द्वारा रेड लिस्ट में डाल दिया जाता है अपने। निम्न में से किस पत्रकार को कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए गए हैं अमसी प्रसन्न कुमार। अमसी प्रसन्न कुमार देखिए सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और इनको अभी सेलेक्ट किया गया है फॉर द कृषि मीडिया अवार्ड 2025। द हिंदू का आर्टिकल आपके सामने है। अभी हाल ही में कृषि मीडिया अवार्ड दिया गया, और उसमें अमसी प्रसन्न कुमार, इनको होमले संहिता हरणी कुमार पूर्व छात्र कृषि पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया। ये पूरा नाम है, अवार्ड का नाम है ये। ठीक है, अवार्ड का पूरा नाम है, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं कृषि मीडिया पुरस्कार, लेकिन इसको होमले संहिता हरणी कुमार के नाम पर डेडिकेट किया गया है। तो इस पुरस्कार के लिए इनको चुना गया है। ये पुरस्कार कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बेंगलुरु के एलुमनी एसोसिएशन के द्वारा दिया गया है, और 11 अक्टूबर 2025 को ये वेटनरी कॉलेज कैंपस होबाल बेंगलुरु में प्रदान किया जाएगा। तो अभी अनाउंसमेंट हुआ है, प्रदान किया जाएगा 11 अक्टूबर को। अगला, भारत ने किस IIT संस्थान को संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया? संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र, ये नॉमिनेट किया गया किसे? भारत की जो सबसे टॉप की यूनिवर्सिटी है उसे, IIT मद्रास। IIT मद्रास आप जानते हो, जब भी भारत की जब NIRF की रैंकिंग आती है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो NIRF की रैंकिंग आती है, तो हमेशा टॉप पर रहता है IIT मद्रास। भारत का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है। इसके अलावा जब QS की यूनिवर्सिटी रैंकिंग आती है, तो उसमें भी कभी कभी ये टॉप पर आ जाता है। हालांकि कई कई वो IIT मुंबई, IIT दिल्ली को रखता है, लेकिन NIRF की रैंकिंग में अभी तक में हमेशा ये टॉप पर रहा है, IIT मद्रास। तो इसको अभी भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के जो AI उत्कृष्टता केंद्र है उसके रूप में भारत की तरफ से प्रेजेंट किया हुआ है। देखिए, इंडिया नॉमिनेट IIT मद्रास एज ए UNAI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ये बड़ी न्यूज़ है, बड़ी उपलब्धि है इसके लिए। ये न्यूयॉर्क में, अमेरिका में आयोजित किया गया था कार्यक्रम में, वहीं पर ये डेडिकेट किया गया है। तो अब UN ऑफिस फॉर डिजिटल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के वैश्विक AI हब नेटवर्क का हिस्सा बनेगा। AI मिशन के तहत इंडिया ने 1 करोड़ लोगों को हर साल प्रशिक्षित करने का लक्ष्य भी रखा है, और इसके लिए आप जानते हो OpenAI ने भारत में ऑफिस भी खोल दिया है। OpenAI ने दिल्ली में अपना ऑफिस भी खोल दिया है, भारत में भी, ये भी ध्यान रखना। तो भारत फरवरी 2026 में AI इम्पैक्ट समिट की भी मेज़बानी करेगा। मतलब आप देख रहे हो, क्वेश्चन से बनने वाले रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं वो सब आपको इसमें कवर करा दिया जाता है। यहाँ पर किसी भी लाइन से क्वेश्चन बन सकते हैं।
इसीलिए हर एक लाइन ध्यान से पढ़ा करो, केवल वन लाइनर पढ़ने से कुछ नहीं होगा, वन लाइनर पर मत जाना, आपको यहाँ से किसी भी लाइन से क्वेश्चन मिल सकता है। भारत फरवरी 2026 में मेजबानी करने वाला है एआई इम्पैक्ट समिट की। भारत ने 1 करोड़ लोगों को हर साल प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है। भारत में ओपन एआई जो चैट जीपीटी के निर्माता है, उसने अभी ऑफिस खोला है रिसेंटली, ठीक है। चलिए, और ये संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के लिए अभी सम्मेलन कहाँ होगा, अमेरिका में ही। तो ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन। इसकी पीडीएफ भी मैं दूंगा, पीडीएफ आपको डिटेल वाली मिलेगी टेलीग्राम पर, और अरत्ताई पर भी हम लोग तेजी से शिफ्ट हो रहे हैं और तेजी से उसको प्रमोट भी कर रहे हैं। आप भी आइए, अरत्ताई एक स्वदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप सब उससे जुड़िए। अभी नया है लेकिन उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारा इंडियन प्लेटफॉर्म है, हमारा डेटा किसी दूसरे देश के पास नहीं जाएगा, ठीक है। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ, हम लोग का मकसद ये नहीं होना चाहिए कि नहीं सभी जो यूएस की कंपनी उनको बाइकआउट करना है, नहीं, बाइकआउट किसी को नहीं करना है। हम लोग को एक हेल्दी कम्पिटिटिवनेस बनाना है, जिससे कोई मोनोपोली का धौंस ना दिखा सके, दादागिरी टाइप का टैक्स ना लगा पाए, दादागिरी टाइप का कोई ऐसा वो ना एक्शन ना ले पाए भारत के खिलाफ। इसलिए हमें अपने भी सोशल मीडिया ऐप को प्रमोट करना है। और मुझे लगा कि मैं अपने स्तर से क्या कर सकता हूँ कि पीडीएफ या जो आपका वन लाइनर वगैरह होता है वो जो प्रोवाइड किया जाता है वो उस पर भी देने लगूँ अपने स्वदेशी मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो जिससे उसको भी थोड़ा सा मिले। ऐसे ही जो भी सरकारें होंगी, नेतागण होंगे, वो लोग भी उस पर जब करने लगेंगे तो धीरे धीरे चीज़ें बढ़ेंगी। खैर, थाईलैंड की मुद्रा क्या होती है? थाई बहत, मैंने कल आपसे पूछा था। वर्तमान में भारत के महालेखा नियंत्रक कौन है? तो टीसीए कल्याणी है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। आज आपको क्या बताना है, तमिलनाडु सरकार ने डुगोंग संरक्षण रिजर्व की स्थापना किस वर्ष की थी? आज ही की वीडियो में है, आंसर कीजिए। फरवरी 2026 में एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आज ही के क्वेश्चन से दोनों क्वेश्चन दिए गए हैं, तो बताइए दोनों का क्वेश्चन का आंसर। इस वीडियो में इतना रखते हैं। वीडियो अगर पसंद आया करे तो लाइक कर दिया करो, एक कमेंट छोड़ दिया करो और शेयर भी कर दिया करो अगर मन करे तो, ठीक है ना। वैसे तो आप करोगे नहीं, मुझे पता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।